अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लवाज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान पैकेज के हवाले से। हुकूमत ने 1 अरब 75 करोड़ रुपए का रमज़ान पैकेज गरीब आवाम के लिए अनाउंस किया ताकि रमज़ान के महीने में उन्हें सस्ती अशय खुर्दनोश हुकूमत की इन सरकारी दुकानों से मिल सके। सो ये किस हद तक इफेक्टिव है, रमज़ान के अंदर किस हद तक मुनासिब तौर पर गरीब बंदा वहाँ से फैसिलिटेट हो रहा है। कराची में तकरीबन 150 स्टोर हैं, सो 1,30,000 की आबादी फ़ी स्टोर पर बनती है। तो ये किस हद तक फैसिलिटेट हो रहा है गरीब आदमी कराची के अंदर, कम अज़ कम इस वाले से हम बात करेंगे और आवाम की राय भी आप तक पहुँचाएँगे। यूटिलिटी स्टोर के जोनल मैनेजर की भी आपसे बात कराएँगे कि वो किस हद तक कामयाब हो रहे हैं इस पैकेज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से। सो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है आपके साथ में पेश करेंगे, यूटिलिटी स्टोर का मौक़िफ़ और आवाम का मौक़िफ़ के दोनों का मौक़िफ़ क्या है इस इम्पॉर्टेंट इशू को लेकर। और उसके बाद हम आपको बताएंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से एक डेड लॉक हमें नज़र आ रहा है असम्बली के अंदर। अपोजिशन जमात और हुकूमती जमात के दरमियान ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से ही बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम में। सर, ये हुकूमत ने जो रमजान पैकेज दिया है 1 अरब 75 करोड़ का, ये इसका यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा हो रहा है आपको? क्या हो रहा है साहब, गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा है। कोई नहीं हो रहा? गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा है वो भी अमीर आदमी जो है वो या अपने अपने उनके लेके जाते हैं, बाकी हर आदमी को तो फायदा कोई नहीं हो रहा। अमीर बंदा आता है वहाँ? अमीर आता है या उनका अपना जान वाकफ आदमी होते हैं वो आते हैं, वो लेके जाते हैं। गरीब आदमी को कोई चीज नहीं मिलती है। हुकूमत तो कहती है कि अमीर बंदा नहीं आता वहाँ। हुकूमत तो बोलती रहती है, हुकूमत हमेशा बोलती रहती है। ये हुकूमत कौन सी हुकूमत है? ये कोई फायदा नहीं है रमजान पैकेज का? सर कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं है। तो आटा, दाल, चावल, घी वगैरह सस्ते नहीं मिल रहे? कोई सस्ता नहीं मिल रहा सर, ऐसे सब बोलने की बात है। ये अभी आप गए यूटिलिटी स्टोर? गए, कब गए? 2-4 दिन पहले गए। अब वहाँ पे जाकर कौन आदमी सुबह से शाम तक लेने लगा है, कुछ चीज मिले भी नहीं, मिलती भी है 2-3 रुपए का फर्क हो, सारा दिन खड़ा होकर 5 रुपए का शाम को फर्क आया, क्या फायदा? जी सर, क्या कहेंगे? भाई साहब ये कहें, हम लोग मजदूर हैं, यूटिलिटी पे हम लोग जाते हैं, हम लेने पे लगे रहते हैं, हमारे कुछ चीज़ मिलती नहीं है। जब जाते हैं तो बोलते हैं भाई बाद में आओ, बाद में आओ। हम लोग कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हमारे को मजदूरी मिलती है 200-300-400 मजदूरी मिलती है। हम लोग गरीब है, अमीर नहीं है। सर 200-300 में क्या गुजारा होगा आज के महंगाई के दौर में? तो गुजारा करते हैं, क्या करें? आप लोग काम हमारे तमन करो, आप वो तमन करते नहीं हमारे साथ, हम क्या करें? तो यूटिलिटी स्टोर में आपको कोई फायदा नहीं हो रहा? अरे कोई फायदा भी नहीं है वहाँ पर। सर हुकूमत तो कह रही है कि उन्होंने 1 अरब 75 करोड़ का पैकेज दिया है गरीब बंदे के लिए, आटा, दाल, चीनी, चावल सब सस्ता मिल रहा है। हमारे को किसी चीज़ का फायदा नहीं है, किसी चीज़ का भी। दुकान का रेट है, जब जाएं तो बोलते, वो बोलते नहीं भाई दुकान से रख ले, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को कुछ ही नहीं दे रहे। सर मेरी यूटिलिटी स्टोर वालों से बात हुई, वो तो कह रहे हैं कि हमारा माल यहाँ पड़ा रहता है, कोई आके खरीद नहीं रहा, इतना सस्ता हमने किया है कि इतना ज्यादा दे रहे हैं गरीब बंदे। हमारे साथ चलो, मैं कल गया, 1 घंटा इंतजार किया, वापसी आ गया। मैं कहाँ गया? मैं सदर में गया, 1 घंटे के बाद वापसी में आ गया। बोले नहीं बाद में आना। अब बताओ मैं क्या करूँ? सामने में गया रोड में, वहाँ भी नहीं दिया हमारे को। हम लोग अपने वहाँ जाए अपनी मजदूरी करें, हमारे कोई चीज़ नहीं दे रहे वो। तो चीनी 5 रुपए सस्ती नहीं मिल रही मार्केट रेट? नहीं, हमारे कुछ नहीं मिल रहा, वही जो मार्केट रेट है वही रेट हमारा है। बोलते नहीं हम नहीं दे रहे हैं। तो जब वहाँ महंगी मिलती है तो क्या करते हैं, मार्केट से लेते हैं? तो क्या करें, फिर मार्केट की लेनी पड़ती है, मजबूरी, बच्चों को खिलाना पड़ता है हमारे को, नहीं खिलाएंगे क्या करेंगे? तो ये हुकूमत नाकाम होगी है, गरीब बंदे को तावन नहीं कर पाती। हाँ बिल्कुल नाकाम, कोई ताउन नहीं करते। यूटिलिटी स्टोर में भी चले जाते हैं तो गए यूटिलिटी स्टोर गए रमजान में? ये तकरीबन 3रा दिन है जाम गया था। वहाँ पे जो है ना और दुकान से 5 रुपए चीज़ महंगा मिलता है, और दूसरा बिजली में नहीं है, रमजान है, हर बंदा ड्यूटी किया हुआ है, चले जाते हैं घर। हम खुद बार सर इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अगर दालें महंगी हो गई हैं तो आप चिकन खाएं, तो यहाँ तो चिकन भी 250 रुपए का मिल रहा है, तो आप चिकन खरीद सकते हैं? चिकन खरीदेंगे है पिलिया तो कैसे खाएंगे? बीमारियाँ होते तो नहीं खा सकते ना, हम लोग मजबूर है सब्जियाँ खाते। नहीं तो वो इसहाक डार साहब को क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि 200 रुपए का चिकन मिल रहा है, तो जो बंदा 300 रुपए कमाता है वो 200 रुपए का चिकन कैसे खरीदे? नहीं खरीद सकते, तो 400 रुपये दिहाड़ी, 100 रुपये इधर खर्चा हो जाते।
300 रुपया रहते, 100 रुपया क्वार्टर का सब कुछ खर्च हो जाते, 200 रुपया रहते। उसमें फिर आइंदा के लिए हम लोग सोचते बाजार चप्पल वगैरह कपड़े। गरीब बंदा हर तरह से मार खा रहा है। मार खा रहे हैं, हर तरफ से मार खा रहे हैं। तो बताओ गरीब आदमी मुर्गी खा सकता है? ये 4 डॉक्टर साहब तो अगर कह रहे हैं तो ये बताओ गरीब आदमी के लिए क्या पैकेज दिया उन्होंने गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए है? उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा किया, उससे क्या फ़ायदा है? सालों साल मेहनत करता है आदमी, क्या होता है उसको? सरकारी मुलाजिम जी तो 10% इजाफा नाकाफी है। ना काफ़ी है ना भाई, कहाँ से दाल मुर्गी खा लेगा? जिसका कोई नहीं है कमाने वाला, एक ही कमाने वाला, बाकी अल्लाह है। सर मेरा सवाल ये, वजीर खजाना सिस्टम को नहीं समझता है? क्यों नहीं यार, सब समझते हैं सब। नहीं तो फिर गरीब बंदे को क्यों नहीं सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, फायदा क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? ये उनका अपना मैटर है भाई, क्या चक्कर है उनकी, क्या सियासत है, ये वही जानते हैं ना यार। गरीब आदमी के लिए पानी नहीं मिल रहा है, डांडी कुरंगी में पानी नहीं है पीने के लिए, समझे? सब दाल सब्जी को तो छोड़ो, गोश्त को छोड़ो, अबे जो मेन जरूरत है पानी वो तो दो। दुष्ट कह रहे हैं गरीब बंदे के बड़े मसाइल हैं। तो सर ये यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा है आज गरीब बंदे के लिए? कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं, सिर्फ कुछ नहीं यार, कुछ नहीं दे सकते। रमजान के दौरान कम से कम डांडी कुरंगी में पानी तो दो। जाओ इलाके में जाओ, देखो जाके, समझे? जी क्या कह रहे हैं? वही रेट रखे हुए हैं, जो दुकानों पे हैं वही रेट रखे हुए हैं। पहले तो उनके अपने जान पहचान वाले जो होते हैं उनको देते हैं, जान पहचान वाले को दे। जान पहचान। अब आप लाइनों में लगे हैं, लाइन में लगे और आप थक हार के वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप गए यूटिलिटी स्टोर? कब गए? रमजान में गए? रमजान में गया हूँ। अब वो हम तो लगे रहे लाइन में, जब अब थक के वापस आ गए, कह रहे हैं अभी टाइम खत्म हो गया। कभी इनका टाइम खत्म हो जाता है, अब वो चीज़ जो देख रहे हैं हमें वही उसी रेट पे दे रहे हैं। मैं तो नवाज शरीफ से अपील करता हूँ कि अवाम, इस गरीब अवाम ने आपको वोट दिए, आप इस अवाम के लिए सोचें। आगे तो आप नहीं आ सकते, फिर तो आप नहीं आ सकते ना। वजीर आजम या वजीर खजाना अवाम के लिए नहीं सोच रहे हैं, फिर वो तो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं। 1 अरब 75 करोड़ दे दिया आपको, चीजें सस्ती कर दी, तो ये गरीब बंदे के लिए नहीं है। गरीब बंदे के लिए क्या सोच रहे हैं, मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें इमरान खान करता है, नवाज शरीफ करता है, टीवी पे आके बड़े तरीके से बात करते हैं। इस तरह नहीं, आप अवाम में आओ ना, अवाम के अंदर आके देखो ना, आप यहाँ आके देखो ना, आपको पता चले ना। आप तो ऐसी में घूमते हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप तो बाहर आके देखोगे तो सर मुझे बताएं, सर मुझे नहीं, बाहर आके देखें ना, ये बाहर आके देखें। दोस्त कह रहे हैं मार्केट में लोगों के पास आके देखेंगे तो मसाइल पता चलेंगे, एसी के कमरों में बैठ जाने से मसाइल का नहीं पता चलता। तो सर आज यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा हो रहा है गरीब बंदे को या बिल्कुल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना सर, यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा हो रहा है गरीब बंदे को? कहाँ हो रहा है? ये 1 अरब 75 करोड़ का पैकेज है रमजान का, गरीब बंदे के टैक्स का पैसा गरीब बंदे को लुटाया जा रहा है रमजान के महीने में। जाते हैं वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं 2-2 घंटा, ऐसे लगता है वो जो पसंद की चीज़ लेते हैं वो मिलती भी नहीं है। वो कम जो रेट वाली चीज़ है, आटा भी सही नहीं मिल रहा है, चीनी भी सही नहीं मिल रही है, सारा मसला ऐसा ही है, बस कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो हुकूमत कह रही है, बड़े बड़े इश्तिहार चल रहे हैं कि चीनी में 5 रुपए की बचत है, दालों में 150 रुपए की बचत है, दूसरी चीज़ों में इतनी बचत है, तो वो गलत है, झूठ है। वो असल बात ये है ना, जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं ना, उन्हों के पास चली जाती है यूटिलिटी में, 3 घंटा जाओ 4 घंटा जाओ, लेन रश लग जाती है, माल मिल नहीं रहा है ना हम गरीबों को। बड़े बड़े जो दुकान वाले हैं वो लेके जाते हैं दुकानों, गरीब बंदे का पुरसाने हाल नहीं है, कुछ भी हाल नहीं है। सारा दिन 500 रुपया कमाते हैं, 500 रुपये घर में पूरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये यूटिलिटी स्टोर 1 अरब 75 करोड़, इसका जो पैकेज दिया है हुकूमत ने, कोई फायदा हुआ है आपको? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं भाई, मैं तो जॉब भी कर चुका हूँ यूटिलिटी स्टोर का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। खास करके जब से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, जब से तो उन्होंने तो मतलब जो पहले तो पीपल्स पार्टी में थोड़ा बहुत चलता भी था, वो भी ख़त्म कर दिया नवाज शरीफ वालों ने, बिल्कुल ख़त्म कर दिया बिल्कुल। और ये चीनी की जो रेट कह रहे हैं कि 5 रुपये की बचत, ये कुछ दिन के लिए वक्ती होता है। वो नवाज शरीफ के कुछ जो MD हैं वो कुछ दिन के लिए वक्ती कर देते हैं, उसके बाद फिर चंद दिन के बाद फिर बढ़ा देते हैं रेट, वो फिर अपने मामूल के ऊपर आ जाता है। ये सिर्फ एक कहने की बात है और कुछ भी। तो सर ये एक तरफ तो मार्केट के अंदर जो रेट बढ़ रहे हैं, मुनाफाखोरी है, इसके अलावा जो आड़ती हैं, जो डीलर हैं, हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है, तो उसको हुकूमत दुरुस्त नहीं कर पाती और एंड में कहती है कि जी अब ये रमज़ान पैकेज ले लें, हम ये आपको
इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि साल के 11 महीने अगर कीमतें बेहतर तौर पर इस्तेहकाम आ जाए तो रमज़ान पैकेज का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा? हाँ, अदरवाइज तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 11 महीने रेट कंट्रोल में रहेंगे तो फिर 1 महीने में अगर उस पर भी हुकूमत जोर देगी तो जाहिर सी बात है कंट्रोल में रहेंगे रेट, उसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये तो बजट वगैरह जो बनाते हैं, गवर्नमेंट जो बना रही है या इसाक डार साहब, सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं और सिर्फ आवाम के ऊपर बटन डाला जा रहा है, उनकी भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। सर ये भी बताएं कि इस मजहबी महीने में जहाँ हम इबादत करते हैं, हमारी मजहबी रवायात का ख्याल रखना चाहिए, अखलाक का ख्याल रखना चाहिए, वहीं पर नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो आम बंदा भी तो ज़्यादती कर रहा है अपने दूसरे भाई के साथ। आम बंदा क्या करेगा? अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई एक फ्रूट वाला रेडी वाला है, अब वो मंडी पे जाता है फ्रूट लेने के लिए, उसको वहाँ पे 50 रुपए किलो मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 70-80 रुपए किलो तो बेचेगा ही बेचेगा। जब वहाँ से ही सस्ता नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे सस्ता किस तरह मिलेगा? लेकिन जायज़ मुनाफा लेना चाहिए। जायज़ मुनाफा तो बिल्कुल, तो मंडी वाले जो होलसेलर हैं उनको करना चाहिए, जो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको मतलब है कि जायज़ अगर वो रेट रखेंगे तो आने दूसरे जो हैं सेल्समैन वो भी कम रेट में देंगे तो पब्लिक का फायदा होगा। लेकिन ये है कि पीछे से ये हुकूमत की तरफ से ये होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है बजाय चीज़ें सस्ती करने के वो महंगी कर देते हैं। ये मुसलमान है हमारे मुल्क के भाई, दूसरे मुल्कों में तो ये होता है कि रेट कम होते हैं रमज़ान में और यहाँ पे जो है जनाब रेट बढ़ा देते हैं। हुकूमत ने रमज़ान पैकेज की मद में 1 अरब 75 करोड़ रुपया अनाउंस किया ताकि हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद 6000 यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू ये 1 अरब 75 करोड़ की सब्सिडी दे और आवाम को इस रमज़ान में बेहतर तौर पर सब्सिडाइज रेट पर, सस्ते रेट पर मार्केट से उन्हें बुनियादी अशिया ज़रूरत मिल सके। 22 अशिया खुर्दोनोश है व्यूअर्स, चीनी है, यूटिलिटी घी है, यूटिलिटी ऑयल है, दाल चना है, दाल माश है, इसके अलावा दूसरी तमाम दालें हैं, खजूर है, सुपर बासमती चावल है, सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा चाय है, दूध है, आटा है, ये तमाम चीज़ें मार्केट में इस वक्त जो रेट है वो डेफिनेटली बहुत हद तक अप्रिशिएट कर जाता है, क्योंकि रमज़ान में हमारी जो कंजम्पशन है वो डबल हो जाती है। एक बंदा, एक फैमिली अगर 5 किलो चीनी यूज़ करती है एक माह में, तो वो 10 किलो या 12 किलो चीनी यूज करती है। तो इस एंटीसिपेशन में जो होलसेलर है, जो डीलर है, जो आड़ती है, वो अपनी कीमतें बढ़ा देता है, और यही वजह है कि इस इस्लामी महीने में हम अपने कंज्यूमर के साथ, हमारा जो दुकानदार है वो ज्यादती भी करता है, नाजायज मुनाफा भी बटोरता है, और ये प्रैक्टिस बरसों से जारी है। और बदकिस्मती से इस रमज़ान में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट रेट जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। दालों की कीमतें 300 रुपए से ज़्यादा जा चुकी हैं। इसकी बाज़गश्त हमें असम्बली में भी सुनाई दी गई जब इसाक डार साहब ने कहा कि अगर दालें महंगी हो गई हैं तो आप चिकन खाएं, तो इस पर बहुत ज़्यादा शोर भी मचा लो। आम बंदा रिलेट करता है दाल के साथ अपने आप को, तो अगर कीमतें बढ़ जाएंगी मार्केट के अंदर तो पाकिस्तान की ज़्यादा आवाम जो है, ज़्यादातर आवाम वो जो अवेलेबल जो दुकानें हैं, जो मुख्तलिफ सस्ते बाजार हैं, वहीं पर जाते हैं और वहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। तो ये यूटिलिटी स्टोर कितने इफेक्टिव हैं, इस मार्केट की इनएफिशिएंसीज को बेहतर तौर पर एड्रेस कर रहे हैं, और ये जो रमज़ान पैकेज है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना सूदमंद साबित हुआ है इस बार, इस हवाले से हम बात करेंगे। नज़ीर अहमद सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जोनल मैनेजर कराची जोन। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेहमान का, आपका भी शुक्रिया बहुत। सोमरो साहब, सर ये 1 अरब 75 करोड़ रुपए का पैकेज, सबसे पहले सर मेरा बुनियादी सवाल है, मार्केट इनएफिशिएंसीज है, यहाँ पर आड़ती भी हैं, यहाँ पर नाजायज मुनाफाखोरी भी होती है, और रमज़ान के महीने में 2-3 माह पहले से ही ये होना शुरू हो जाता है इस एंटिसिपेशन में कि आगे डिमांड बढ़ेगी, रेट भी बढ़ेंगे, तो पहले से मुनाफा बना लें। और इनएफिशिएंसीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है नहीं है। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में एक मंडी है, कराची 2 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ पर एक मंडी है, और फिर मंडी से जितना दूर जाएं आपको पता है सप्लाई डिमांड की जो फोर्सेस हैं चेंज होती हैं, तो प्राइसेस भी जो है चेंज हो जाती हैं। तो ये इस पूरे सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए ये जो रमज़ान पैकेज है, जो लॉलीपॉप है आईमस से, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर से ही दिया जा रहा है, ये कितना इफेक्टिव है? देखिए आदिल साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो इदारा है ना, इसका मकसद है
सिर्फ गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सपोर्ट ये है कि मार्केट को लेवल रखता है रेट्स। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, अगर ये इदारा ना होता तो मैं कहता हूँ कि फिर ये बड़ी बदकिस्मती हो जाएगी पाकिस्तानी अवाम की। ये फिर अपनी मनमानी करेंगे। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के रेट्स की वजह से मार्केट थोड़ा बहुत लेवल होता है। ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मार्केट में कोई शॉर्टफॉल आ जाए, क्राइसिस आ जाए, तो उसको अपनी चीज़ को फौरी तौर पर एकदम से रेट बढ़ाए। अब मैं इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले गंदम का रेट 3100 रुपये 100 kg था, 31 रुपये पर केजी था। इस वक्त तो 33 रुपये 25 पैसे पर केजी हो गया है। आम मार्केट में आटा जो है वो इस वक्त मिल वाला 265-70 रुपये दे रहा है, 365-70 दे रहा है। जबकि हम वही रेट जो हमने रमज़ान में अनाउंस किया गवर्नमेंट की सब्सिडी देकर 320 पर 10 kg, तो हम 32 रुपये किलो अभी भी बेच रहे हैं आटा। तो ये है गवर्नमेंट का जो इस इदारे के होने से फ़ायदा और आवाम का फ़ायदा। दूसरा ये कि ये इस इदारे का और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर आ गया, सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई, तो उस दौरान यूटिलिटी स्टोर एक वाहिद इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में PDA को और MDA को बहुत बड़ा पैकेज सप्लाई कर सकता है। सर वो बात दुरुस्त है। हाँ। मैं उस पे दो राय नहीं है कि ऐसे डिजास्टर के टाइम पे सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ इदारे, पाक फौज भी करती है, दूसरे इदारे भी करते हैं, सिविल डिफेंस फोर्सेस के इदारे भी करते हैं। लेकिन सर मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को हम ठीक नहीं करते, मुनाफाखोरी को हम एड्रेस नहीं करते, कॉस्टिंग और प्राइसिंग में इतना बड़ा फर्क है, हर बंदे शुगर की अलग कीमत है, उसने अपने मुनाफे अलग बनाए हुए हैं, वही कमिश्नर प्राइस जो है वो कीमत छापता है अपनी कमिश्नर लिस्ट में और उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करता है और वहीं से जो है वो गलतान शुरू होता है मस्ट से। तो इन तमाम चीज़ों को हुकूमत ठीक नहीं करती पूरे साल में और एंड में कहती है कि ठीक है क्योंकि हम ये सही नहीं कर सकते तो ये आप रमज़ान पैकेज 1 अरब 75 करोड़ का ले लें। ये दुरुस्त है तरीका? देखिए नहीं, ये तो आपको गवर्नमेंट ही बता सकती है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और कर रही होती है, लेकिन मेरा जो काम है ना वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये पैकेज 1 महीने के लिए तो आता है, सब्सिडाइज पैकेज आता है, लेकिन रूटीन में आप देख लें कि हमारे कंपेरेटिवली रेट बहुत कम होते हैं, आम मार्केट के आम दुकानदार से हमारे रेट कम होते हैं और उसी वजह से ये मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। अगर आपके इदारे से यूटिलिटी स्टोर से, हमारा भी इदारा है, हम भी वहां से कंजम्पशन करते हैं, 60 रुपए लेट से चीनी है, 65 रुपए या 70 रुपए की चीनी मार्केट में बिक रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत अपने इस रमजान पैकेज के इश्तिहार में मेंशन कर रही है कि जी मार्केट रेट ये है, हम यूटिलिटी स्टोर से ये दे रहे हैं, तो ये देखें जी 10 रुपए या 5 रुपए का डिफरेंस, तो 5 रुपए की आपकी बचत होगी, तो ये है हमारा रमजान पैकेज। सर मेरा ये बुनियादी इख्तलाफ है कि मार्केट की इनएफिशिएंसीज को आप ठीक नहीं कर रहे और एंड में आप कह रहे हैं कि ये आप लॉलीपॉप ले। उसको मेरे ख्याल में मार्केट की आप इनएफिशिएंसी नहीं कह सकते, इसलिए कि देखिए इन्होंने तो सब्सिडी दी है ना 5 रुपए, अदरवाइज तो मार्केट हमारा रेट भी 65 होता, जो मार्केट का रेट है 65 रुपए, रमजान से पहले तो यूटिलिटी स्टोर का रेट भी 65 रुपए था ना, तो वो तो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया तभी 5 रुपए का डिफरेंस आ गया ना, उसमें इनएफिशिएंसी तो शो नहीं हो रही कोई। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर मार्केट के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट करता है और प्राइस को चेंज नहीं होने देता। बिल्कुल सही है। तो आपके बकौल जैसे कि आप कह रहे हैं, तो इस वक्त मार्केट में जो रेट है मार्केट का वो 65 रुपए से ऊपर नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं है कि पूरे कराची में नहीं। हाँ, इसलिए नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर की एक प्राइस होती है, उसके बाद फिर होलसेलर की प्राइस होती है, होलसेलर के बाद वो रिटेलर जो है वो वहां से लेके आता है, वो किराया पे करता है, फिर अपनी दुकान पर लेके आता है, उसको लेके आने के बाद उसको तोलता है, आधा किलो किसी को देना पड़ता है, किसी को पाव देना पड़ता है, किसी को 1 किलो देना पड़ता है, तो उसमें फिर उसका शॉर्टेज भी आती है। 50 किलो का थैला जब वो लेके आएगा तो डेफिनेटली वो 49.5 किलो मुश्किल से। सर आज कराची के अंदर जोड़िया बाजार में अगर डीलर को वहां पर चीनी 65 रुपए किलो मिल रही है और आगे जो है वो रिटेलर उस पर 2 रुपए मुनाफा लगा के बेचता है, डीलर तो 67 रुपए होगी ना चीनी, तो आप
आपकी बात पर दोस्त साबित ना हुई ना कि आप डीलर को स्टेबिलिटी के लिए डीलर को इस वक्त 65 रुपए में नहीं मिल रही है। डीलर का रेट जो है, होलसेलर का रेट जो है वो 60 to 61 है होलसेलर का, तो आम रिटेलर जो है वो 65 रुपए में बेच रहा है। सर जोड़िया बाजार में इस वक्त नहीं है, जोड़िया बाजार में 62 से ऊपर 61 है इस वक्त, भी बेच रहे हैं। आज में भी हो सकता है। सर 6000 दुकानें हैं आपकी यूटिलिटी स्टोर्स हैं, पूरे सिस्टम के साथ वो जंग कैसे लड़ सकते हैं? पूरे सिस्टम की कंजम्पशन तो ज्यादा है। आपकी बात सही है, आप ये सही फरमा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पूरे पाकिस्तान का जो है वो अजाला। तो सर ये जब ये टारगेटेड सब्सिडी नहीं है तो फिर तो इसका ज्यादा फायदा गरीब बंदे को तो ना हुआ। देखिए मैंने आपको अर्ज किया ना कि मेरे स्टोर पर ज्यादातर जो रेशो है वो गरीब का है, जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो मेरे स्टोर पर ज्यादा आता है, उसी को हम फैसिलिटेट नहीं आपके स्टोर पर होगा, मैं तो जनरली तमाम स्टोरों पर। मेरे जो स्टोर है ना यूटिलिटी, सर हमने अमीर बंदे गाड़ियों से उतर कर नहीं जो उतरते हैं वो भी चीनी लेता है, बहुत कम, और जो बेचारा साइकिल पर आता है वो भी चीनी अर्ज करूं उसका रेशो बहुत कम होता है। मोस्टली जो होता है, मैक्सिमम जो मेरा शॉपर है वो कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो अमीर नहीं है। सर हमने तो देखे अमीर बंदा भी लेके जाता है जिसकी 1 लाख रुपए। सर देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है वो भी इसी यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करता है, और जिसकी इनकम बेचारे की 10 या 15 हजार है वो भी शॉपिंग करता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर टारगेटेड सब्सिडी नहीं है बेचारे गरीब बंदे के लिए जिसके लिए पैकेज बना है, तो फिर इसका क्या फायदा है? देखिए ना, जो गवर्नमेंट ने जितनी कोशिश की है लोगों को, आवाम को रिलीफ देने के लिए की है ना, मैं आपको अर्ज करूं कि मादरत के साथ जब मेरे स्टोर पर आप जाएंगे, जब आपका पसीना छूटेगा तो आप बाहर भाग आएंगे, इसलिए आप जैसे लोग वहां नहीं जाते। सर जाते हैं ना, हर बंदा कोट पहन के नहीं जाता ना, गरीब आदमी जाता है वहां पर, बड़ा आदमी कम जाता है, बहुत कम जाता है, वो उसको एसी वाला स्टोर चाहिए। अमीर बंदे कम पहुंच जाते हैं, ज्यादा गरीब तो मिस यूज तो हो रही है ना फिर। ये देखिए ये तो कम भी जाते हैं तो मिस यूज नहीं, वो भी तो अवाम है ना, अमीर आदमी कोई अवाम नहीं है। सर ये जो सब्सिडी है ये तो गरीब बंदे के लिए, ये सबके लिए है ना, ये तो अवाम, पाकिस्तानी अवाम के लिए। पाकिस्तानी अवाम में अमीर भी आता है, पाकिस्तानी अवाम में गरीब भी आता है। क्या पाकिस्तानी जो अमीर है वो अवाम नहीं है? हम एक ऐसे सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ नाजायज मुनाफाखोरी है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जहाँ पर रिटेल लेवल से पर किसी से पूछा नहीं जाता, होलसेलर को कोई पूछता नहीं है, आरती को कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर तो टारगेटेड सब्सिडी ना होना जुल्म है सर गरीब बंदे के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिस्टम अगर बेहतर तौर पर ऑपरेट होगा तो इस 1 अरब 75 करोड़ का फायदा गरीब बंदे को होगा। ये तो अमीर बंदा जो है वो ज्यादा वहां पर आएगा, वो वहां से फायदा उठाकर ले जाएगा, तो सिस्टम का फायदा गरीब बंदे को नहीं। आपकी बात अगर मान ली जाए 5 से 10% अमीर आदमी उधर आता है मेरे स्टोर पर, तो 17 करोड़ की हुई ना, बाकी तो 1 अरब 60 करोड़ रुपए कह सकते हैं 5 से 10%। इतना ही है, मेरा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि जो मेरे स्टोर हैं डिफेंस क्लिफ्टन में 5 होंगे, 150 स्टोर है मेरे पूरे कराची में, उसमें से 5 स्टोर होंगे। स्टोर पे 1,30,000 की आबादी, उसमें यानी एक स्टोर पे 1,30,000 बंदे आते हैं। कर सकते हैं एक स्टोर पे 1,30,000 बंदों में अमीर कौन है गरीब कौन? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे स्टोर के हवाले से मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त सिस्टम में हर कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा है, सिस्टम की बेहतरी के लिए हर कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। ये जो दालें महंगी होगी हैं, दाल मास जो है वो 300 रुपए से ऊपर चली गई है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप चिकन खाएं दालों की जगह। तो सर ये गरीब बंदा फिर क्या करे? तो फिर सर क्या किया जाए? गरीब बंदा दालें ना खाए तो ये देखो, गरीब की तो मजबूरी है, गरीब बेचारे की तो मजबूरी, वो खाता ही दाल है, क्योंकि दाल 1 पाव पकाता है, चिकन तो उसको 1 किलो पकाना पड़ेगा ना। वो मुझे नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब किस तरह ये बात कह गए, या क्या उनकी सोच में क्या था कि वो मुर्गी खाए जाके, यानी वो फेलियर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दालें ठीक है, हम नहीं, वो तो ये नहीं कहते ना, वो ये नहीं कहते हम नीचे नहीं ला सके तो ठीक है, वो ये नहीं कहते, वो कहते मुर्गी खाएं नहीं, दाल को छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ हमारे साथ मौजूद थे जनाब नज़ीर अहमद सुमरो साहब, जोनल मैनेजर हैं कराची जोन के। उनके साथ हमने प्रोडक्टिव गुफ्तगू करने की कोशिश की कि ये यूटिलिटी स्टोर का जो पैकेज है 1 अरब 75 करोड़ रुपए का, ये कितना इफेक्टिव है। हमारी दानिस्त में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता डे 1 से, क्योंकि सिस्टम की इनएफिशिएंसीज जो हैं वो पहले ही मौजूद होती हैं। होलसेलर
और रिटेल लेवल पर आरती जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी पहले दिन से करना शुरू कर देते हैं, इवन 2-3 माह पहले से करना शुरू कर देते हैं इस एंटिसिपेशन में कि रमज़ान के महीने में डिमांड भी बढ़ेगी और रेट भी बढ़ेंगे और इसलिए हमने मुनाफा बनाना है इस इस्लामी महीने के अंदर। तो इस नाजायज़ मुनाफाखोरी का ये सिलसिला रमज़ान के अंदर भी जारी रहता है। तो इसी वजह से ये इनएफिशिएंसीज मौजूद रहती हैं और फिर टारगेटेड सब्सिडी भी हम नहीं देते, तो ये यूटिलिटी स्टोर का पैकेज इफेक्टिव नहीं रहता। बहरहाल जैसा तैसा अभी सिस्टम ये ऑपरेट कर रहा है। सुमरो साहब कह रहे हैं कि इफेक्टिवली यूज कर रहा है। फिर आम बात ये भी कि ये जो दालें महंगी हुई हैं और चिकन सस्ता हो गया है, तो डार साहब कह रहे हैं कि आप चिकन खाएं। मसला ये है कि गरीब बंदे को आपने सपोर्ट करना है, सेहत और तालीम और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से वो महरूम है, खाने पीने के उसके पास पैसे नहीं है। 10 करोड़ बंदे 200 रुपए भी नहीं कमा सकते, तो अगर चिकन सस्ता हो गया है तो वो आज भी मार्केट में 250 रुपए का मिल रहा है, तो गरीब बंदा फिर तो चिकन भी नहीं खा सकता। तो इसहाक डार साहब को 2 जवाब देने पड़ेंगे कि दालें क्यों महंगी होगी और चिकन अगर 200 रुपए का मिल रहा है तो यहाँ पर उसका रेट भी बढ़ गया, तो गरीब बंदा फिर क्या करे। सो व्यूअर्स, बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के गरीब बंदे के साथ। ले दे के साल के 12 महीनों में ये एक रमज़ान का महीना रह जाता है जहाँ वो बेहतर तौर पर इबादत करना चाहता है, ये इस्लामी महीना स्पेंड करना चाहता है, लेकिन उसमें भी उसके मसाइल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये 1 अरब 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भी जो इम्पैक्ट है बेहतर तौर पर वो नहीं पड़ता और वो डाइल्यूट हो जाता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंतहाई बुनियादी मसले के हवाले से, पैनामा लीक्स। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि पैनामा लीक्स पर डेडलॉक कायम है। हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों के दरमियान डेडलॉक जो है वो परसिस्ट कर रहा है। सो अहले सियासत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, खुद अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, करप्शन के हवाले से, बेरहम एहतसाब के हवाले से कुछ ऐसे कवानीन बन सकें और बेहतर तौर पर एहतसाब सब लोगों का हो सके जिन्होंने इस मुल्क का माल लूटा है, कर्जे माफ कराए हैं या अरबों डॉलर पैनामा लीक्स के अंदर रखे हैं। सो एक नादर मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए एस कौम कि हम इस मसले को बेहतर तौर पर हल कर सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है, अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि वजीर आजम साहब का नाम सबसे पहले डाला जाए और यही बुनियादी इख्तलाफ है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जबरदस्ती TORs के अंदर वजीर आजम साहब का नाम डाला नहीं जा सकता। अपोजिशन कह रही है कि उसके बगैर काम आगे चल नहीं सकता। सो नुक्ता आगाज से हम देख रहे हैं कि ये मामला नाकामी की तरफ बढ़ रहा था और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें मसाइल गंभीर नौयत के हो चुके हैं। तो ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है, ये मामला हल होगा भी या नहीं, और कौम मायूस होती नजर आ रही है कि एक दफा फिर हमें मौका मिला था करप्शन के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, मसला हल करने के हवाले से, बेरहम एहतसाब करने के लिए उन तमाम सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट, लुटेरों के लिए, लेकिन शायद हम ये मसला खोते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, प्रेसिडेंट हैं PMLN लॉयर्स फोरम सिंध के। उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि क्या ये मामला अब दोबारा अदालतों की तरफ जाएगा और ऐसा क्यों है कि किसी भी वकला बरादरी ने या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालतों का रुख नहीं किया। इस हवाले से हम बात करेंगे। गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, मैं जान गया, बहुत शुक्रिया सर। ये मामला आपको लगता है कि ये मजीद गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि TORs के हवाले से हुकूमती और अपोजिशन कमेटियां डेडलॉक मौजूद है सर, कोई मसला हल नहीं हो, बुनियादी इख्तलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ऐसी नोयत नहीं आएगी कि 1.5 लाख पे 1.5 लाख रहेगा। हुकूमत के वक्त अपोजिशन के साथ TORs पे
हर तरह से तावन करने के लिए तैयार है। सब बुनियादी इख्तलाफ आ रहा है। वो कह रहे हैं वजीर आजम साहब से आप आगाज करें, क्यों? और हुकूमती कमेटी कह रही है, हुकूमत कह रही है वजीर आजम से क्यों करें? सर इसमें मुज़ाहिरा क्या है? अगर वजीर आजम साहब ने कुछ नहीं किया तो नाम डाल लेंगे, सबका एहतसाब होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं वो तो 1947 से शुरू करें। हमारे हाथ साफ हैं, हमें कोई उसमें मज़ायका नहीं है, हमारे ऊपर इल्जामात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर अगर लालच होती और उनके अंदर अगर दौलत से जिस तरह के उनको होता तो वो उस वक्त जब 1998 में धमाके हुए थे तो बिल क्लिंटन ने उनको इस कदर दौलत की ऑफर की थी तो वो वहाँ लालच में आ जाते, एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कौम की खातर, वतन की खातर और इस मुल्क की तरक्की की खातर उस दौलत को ठुकरा दिया था। नवाज शरीफ ऐसा शख्स ठीक है सर, वो क्रेडिट जाता है मियां साहब को कि उन्होंने धमाके करके खत्ते में एक बैलेंस क्रिएट किया और एक बहुत बड़ा थ्रेट दिया भारत को, जो कि आज भी कायम है। लेकिन सर अभी तो सर करप्शन का मामला है ना सर, करप्शन के हवाले से मियां साहब चलने दे मामले को। इसमें इमरान खान साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, जरदारी साहब का भी होना चाहिए, और इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब, तमाम सियासी जमातों का, और इसके अलावा बिजनेसमैन, जजेस, सबका एहतसाब होना चाहिए। तो मियां साहब डलवाने दें सर नाम, क्या इसमें मुज़ायका क्या है? ये अब एक जिद सिर्फ और ये कि मियां नवाज शरीफ से शुरू किया जाए ना, ये अपोजिशन की ये जिद है। वगरना मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम इस बात पर बिल्कुल राजी है कि इस मुल्क में हर करप्ट आदमी का एहतसाब होना चाहिए, और ये एहतसाब उस वक्त से शुरू किया जाए, न सिर्फ ये कि सियासी लोगों का, इसमें जर्नलों का भी होना चाहिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है जो TOR आपने नवाज शरीफ साहब के लिए रखने वही आप मेरे लिए रख ले, तो वो तो लचक किसी हद तक इस मामले में दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें लचक नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा मामला आगे चल नहीं सकता और जबरदस्ती नाम डाला नहीं जा सकता, आपकी कमेटी ये है। सर कमेटी में इक्वल उनको जो है ना हमने नुमाइंदगी दी है, और हर बात अपोजिशन की हुकूमत माने ये दुरुस्त नहीं है। तो सर मामला कैसे उनकी हुकूमत नहीं है, किसी को तो लचक दिखानी है। तो हम दिखा रहे हैं, हम हर तरह का तावन कर रहे हैं, हम उनकी बात को रख रहे हैं। सर होना तो चाहिए, हो क्यों नहीं रहा? सर हम तो एग्री, हम तो कह रहे हैं 97 से करें आप। सर मैं इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आप PMLN के लॉयर्स फोरम सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं और वकला बरादरी के बड़े एक एक्टिव कारकुन भी हैं। तो सर मुझे बताएं कि फिर जो बोझ है वो तो तमाम सियासी जमातों पर भी है, वकला बरादरी पर भी है, सिस्टम पर भी है। ना कोई इदारा करप्शन में आगे बढ़ रहा है, ना पार्लियामेंट से एहतसाब हो रहा है, ना FIA, NAB और दूसरे LBR दूसरे इदारों से हो रहा है। तो सर कौम तो मायूस होगी? नहीं, कौम मायूस ना हो और न कौम को मायूस नहीं होना चाहिए। इश्यूज और भी बहुत से हैं, और भी बहुत से जो है ना दुनिया में, और भी गम है मोहब्बत के सिवा, रातें और भी हैं वसल की रात के सिवा। तो ये इश्यूज जो है ये इस कदर पेचीदा और खौफनाक और डरावना नहीं है जिस तरह पेश किया जा रहा है। तो इतना डरावना नहीं है, इतना खौफनाक नहीं है जिस तरह का ये पेश किया जा रहा है। सर आपके कॉन्फिडेंस से लगता है कि मामला कुछ और है, आप इसमें कुछ हल निकाल लेंगे? नहीं इंशाल्लाह हल निकलेगा उसका। असल में दरपर्दा जो है ना ये कार्ड है उनके पास कार्ड है, इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और क्या मुमकिन कार्ड क्या मुमकिन कार्ड देखें सर, हम हमारे हाथ साफ हैं, हमारे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह साफ हैं, हमने कोई करप्शन नहीं की है, हम कॉन्फिडेंस हैं। और सिर्फ बदनाम करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त किस हालत में, मकसद उनकी सेहत का ख्याल नहीं है और मकसद उनका नाम को डाला जाए और नवाज शरीफ से शुरू किया जाए, शुरुआत वहां से हो। असल देखें उनको आएंगे तो एक आध हफ्ते में वो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हो। तो सर इसका मतलब करप्शन मुल्क का मसला ही नहीं है? इसका मतलब करप्शन तो जहर है। करप्शन के ऊपर सबसे पहले तो हमने आवाज उठाई, हमने कानून बनाए, तो हम तो हर वक्त हर जगह से हम चाहते हैं कि करप्शन होनी चाहिए, नीचे से भी हो और ऊपर से भी हो, करप्शन खत्म होनी चाहिए। ये तो नासूर है। ठीक है, तो उस खत्म करने के लिए साहब आए, उन्होंने आगे मार रोड पे धरना दे दिया। तो असल जो हुकूमत को काम करने नहीं दिए जा रहे हैं, टांगे खींची जा रही हैं, किसी और के एजेंडे पे काम हो रहा है। और अगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2018 तक हुकूमत अपने टाइम जो इनका है उसमें वो काम करते हैं और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करते हैं, तो इनको नजर बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि आइंदा इनके चांसेस नहीं है। तो आप समझते हैं कि दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, दोनों के अपने अपने मफादात हैं,
इस वजह से वो मामले को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। इस वक्त पीपल्स पार्टी अंदरूनी टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी में लीडरशिप का जो है ना लड़ाई उनकी अपनी उनके अंदरूनी सफों में है। पीपल्स पार्टी के लोग उनसे टूट रहे हैं और यही हाल पीटीआई का है। और पीटीआई के जो हालिया जितने भी इलेक्शन हुए उसमें उनकी कारकर्दगी और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। सर, अवाम का अगर हम नुक्ता नज़र लेते हैं, आम बंदे का नुक्ता नज़र, आम बंदा कहता है कि जी एहतसाब के हवाले से बड़ी जो मछलियां हैं जो पैसा लूट लेती हैं, अरबों डॉलर टैक्स चोरी करके पैनामा में रखा और दूसरी जगह पर रखा, उसके हवाले से ना तो कानून साजी होती है, ना उस पर इत्तफाक राय होता है। सियासी जमातें अपनी जो है वो उस हवाले से स्कूल ऑफ थॉट पेश करती हैं, अपनी थ्योरीज रखती हैं। तो जो हुकूमत है, जो सियासी जमातें, वो उस पर संजीदा नजर नहीं आती, लेकिन आम बंदा सिग्नल भी तोड़ता है, उस पर 500 रुपए का चालान हो जाता है। तो सर, ये दो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हैं वो क्यों हैं? गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून। ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि जमहूरी दौर में असेंबली के फ्लोर पर फैसले का ना होना, ये बदकिस्मती पाकिस्तानी अवाम की है कि धरनों की सियासत को फरोग देना और धरनों में गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करना। तो आपने जो कहा है बिल्कुल बजाय कि इसके बेहतरीन प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट का फ्लोर है, वहां बैठे, सर जोड़ के बैठे और तमाम लोग पाकिस्तानी माशरे के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कानून साजी करें। तो गुलाम मुस्तफा साहब, अगर पार्लियामेंट में ये मसला हल नहीं होता तो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट और सियासी जमातों की बहुत बड़ी नाकामी होगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसका हर मसले का हल जमहूरियत में पार्लियामेंट का फ्लोर है। सड़कें नहीं, रोड नहीं, ये एहतजाज। तो सर, फिर आपको मजबूर नहीं करना चाहिए ना अपोजिशन को सड़कों पर आने के लिए? पार्लियामेंट के अंदर तो लचक का मुजाहरा करें, मसला हल करें, नहीं तो कभी साहब तो पहले ही आ चुके हैं। देखिए, ये जो हमारा तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी की शायद एक ही कंटेनर पर हो, हमारा जो इमरान खान साहब और बिलावल साहब, तो सर उन्हें सड़कों पर ना आने दें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के खुश असलूबी से मसला हल करें, मामले को आगे चलें। देखें जी, ये जब आएंगे तो खुद ही एक्सपोज होंगे। लोग इनको जान चुके हैं, इनके अज़ाइम को जान चुके हैं। ये आवाम की हमदर्दियाँ इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ये तैयारी करके जो आए थे मौलाना तारुल कादरी साहब, तो वो एक दिन में ही जो है ना वो 9-2-11 हो गए। सितंबर की डेडलाइन दे दी, लेकिन वो एक ही दिन खत्म, क्योंकि वहाँ के दुकानदारों ने सख्ती से उनसे कहा था कि हमारा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। आप कह रहे हैं कि अवाम बिल्कुल साथ नहीं देगी। अच्छा सर, अगला इंतहाई अहम मुद्दा है, अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने कौम को मायूस किया है, कहना है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। तो सर, ऐसा क्यों है? एस तालिब इल्म मुझे बताएं, ऐसा लग रहा है कि जो वकला बरादरी है वो भी कोर्टों के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई है इस करप्शन की तहकीकात के हवाले से। ऐसा क्यों है? ना तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई है, ना आपने से कोई गया है, ना अपोजिशन में से कोई गया है। वजह क्या है? देखिए, ये अभी इसकी नौबत तो आई नहीं है कि लोग जो है ना, ये अभी TOR पे कमेटी बना दी गई है, वो अपना करेंगे। ये आइंदा 2 महीने से मायूस ना हो, इस तरह का ना बनाए कि बिल्कुल खत्म हो गया, वो हो जाएगा। सर, हम नहीं बना रहे, कौन को नजर आ रहा है। अब इसमें 1.5 लाख कौन पैदा कर रहा है? क्या हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से? रवैये देखें आप। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हर तरह से तावन कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा उसको हम मानते जा रहे हैं। ये हालांकि हुकूमतें इस तरह नहीं करती हैं। तो सर, आप चले जाए ना, आप खुद कोर्ट चले जाए, पिटीशन लेके चले जाए 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास। हम चले जाए में अगर आप सीरियस हैं और जो आप नजर भी आते हैं तो कोर्ट के पास खुद चले जाए, क्योंकि डेडलॉक मौजूद है, कोर्ट उसके हवाले से फैसला कर ले। इमरान खान साहब का जो जजेस के लिए जो जबान वो इस्तेमाल करते हैं, रिमार्क्स वो जो देते हैं, उनको देखते हुए और धरनों में जो जजेस के मुतालिक जबान इस्तेमाल करते नहीं और सिटिंग जजेस के मुतालिक, तो अभी हम तो ये कहते हैं कि किसी को कोई एतराज है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, वो कोर्ट्स में जाए। कोई किसी के पास कोई प्रूफ है, वो कोर्ट में लेके जाए। दूध का दूध, पानी पानी, तो जाए ना। हम तो हमें तो नहीं जरूरत है ना।
हमें तो जरूरत नहीं है, किसी को अगर जरूरत वो समझते हैं तो कोर्ट में जाएं। नहीं तो सर पॉइंट ये है, वकील राधी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था अदलिया की बहाली के हवाले से, और फॉर्मर चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं उसकी सिंबल थे, तो सब अदलिया के लिए खड़े हुए थे, मीडिया भी था, सिविल सोसाइटी भी थे और वकील भी थे। और पीएमएलएन का रोल उसमें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रोल भी उसमें देखे ना, वो तो तहरीक साहब भी कहती है उनका भी किरदार था। तो सर मुझे ये बताएं, जुडिशरी की बहाली में मियां नवाज शरीफ का सबसे अहम रोल है। इस बार वकील बरादरी उस तरह सीरियस हमें नजर क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है? असल में ये अपोजिशन का फेलियर है कि वो वकला तंजीमों में, बार एसोसिएशन में की जगह नहीं बना पाए, और वकला तंजीमें इस इश्यूज को उस तरह से नहीं देखती हैं जिस तरह जुडिशरी वाले इशू को वो लेके आगे बढ़े थे। आप कैसे देखते हैं? नहीं तो हम तो समझते हैं ये तो इशू लेस बातें हैं, ये गुफ्तगू जितनी भी है, असल जो काम है हुकूमत को वो करने दे। जिंदगी मौत का सवाल है, सरहदों पे क्या हो रहा है, असल उससे उस तरफ से तवज्जो हटाई जा रही है। तो पैनामा का क्या करें? पैनामा क्या है? पैनामा लीक्स ये किए जा रहे हैं। सुन ले मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पे जो आपके हैं बहुत सी जगहों पे जहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता है और वहाँ पे आके बाहर से आके ऑफशोर कंपनियां बना के लोग बिजनेस करते हैं, तो क्या इनको बंद कर दिया जाए? तो सर दुनिया में जो दूसरे ममालिक में जिन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, कवानीन बनाए हैं, वज़ीर आज़मों ने इस्तीफे दिए हैं, तो उन्होंने भी कुछ इसको अहमियत दी है? सर उनकी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। मियाँ नवाज शरीफ की कहाँ इन्वॉल्वमेंट है? सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर आने से कोई प्रूफ है? तो हुई है ना सर मेरे ये बताइए कि कोई प्रूफ है सिर्फ मियां नवाज शरीफ की तस्वीर आने से? सर बरतानिया में, आइसलैंड में, अमेरिका में, हर जगह कानून तो बने हैं ना सर करप्शन के खिलाफ। ये हम तो कह रहे हैं आए ना, हम तो कह रहे हैं आए, बैठे हैं, कानून बनाते हैं, इससे पहले भी बनाए थे, आइंदा भी बनाएंगे। आप बैठे उसके तावन ना, क्यों नहीं आप बैठे? उनको वो असेंबलियों में आने की उनको तौफीक हो तो वो बनाए ना। ये टीआर पे भी ये मुत्तफिका जो है बन जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिनात में से और यूं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बैठ के लोग अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह अच्छे लोग हैं, बैठेंगे, उसको बातचीत के जरिए हो जाएगा। ये गुलाम मुस्तफा साहब, प्रेसिडेंट पीएमएलएन लॉयर्स फोरम सिंध, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मुस्तफा साहब और एक एक्टिव मेंबर हैं लॉयर्स फोरम के पीएमएलएन सिंध के। तो व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे थे पैनामा लीक्स के हवाले से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एस्कॉम के, हम करप्शन के इस नासूर को ख़त्म करें और इस हवाले से बेहतर तौर पर कानून साजी करें पार्लियामेंट के अंदर, जिसका बुनियादी काम है। लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुनियादी काम होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। सियासत डेफिनेटली हो रहा है हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन जमातों की जानिब से भी, और एक ये तासुर बन रहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें शायद करप्शन को लेकर और करप्शन के हवाले से मामला हल नहीं करना चाहती। हर जमात के अपने अपने मफाद हैं, इसी वजह से वो वज़ीर आज़म साहब का नाम डालना चाहती है और हुकूमत जो है वो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि वो हमें बैक फुट पर नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती TORs बनाए नहीं जा सकते और वज़ीर आज़म साहब का नाम डाला नहीं जा सकता। लेट्स सी अब मामला दोबारा अदलिया की तरफ जाता है या नहीं, या कुछ गैर रियासती अनासर इसमें इंटरवीन करेंगे। सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, मामला सड़कों पर गया तो मजीद गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेट्स सी कि ये पैनामा लीक का जो ऊंट है ये किस करवट बैठता है। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल चिलानी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।